एपिसोड की शुरुआत में हम रियो को देखते हैं और काइजाकी को उससे कुछ काम होता है, इसीलिए वो रियो को ग्राउंड में लेकर जाता है। काइजाकी को वापस 27 साल का होना था, इसीलिए वो रियो से फिर से मेडिसिन्स मांगता है और कारण पूछने पर काइजाकी बताता है कि उसे ग्रेवयार्ड जाना है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काइजाकी जिस लड़की के अंडर काम करता था उसने सुसाइड कर लिया था, तो काइजाकी हर साल उसके डेथ एनिवर्सरी पर उस लड़की के कब्र पर जाता है और इस साल भी उसे जाना था, इसीलिए वो 27 साल का होना चाहता था। रियो कहता है तुम 17 साल के होकर भी तो जा सकते हो ना, लेकिन काइजाकी उसे क्लियर करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथी कभी भी उसे मिल सकते हैं, तो उसे पूरी सावधानी के साथ जाना होगा। इस पर रियो रेडी तो हो जाता है, लेकिन वो भी काइजाकी के साथ चलने की इच्छा जताता है। काइजाकी उसे मना करते हुए कहता है तुम हमेशा की तरह मुझ पर दूर से नजर रख सकते हो, मेरे साथ चलने की क्या जरूरत है। रियो कहता है पिछले साल हमने तुम पर दूर से नजर रखी थी, तुम उसके कब्र के पास ही फ्रीज हो गए थे, तुम अचानक से ही अलग दुनिया में चले गए थे, इसीलिए मुझे चिंता है कि तुम इस साल भी अपने होश को खो बैठोगे, तो तुम्हें कुछ ना हो जाए इसीलिए। एंड देन काइजाकी कहता है अरे वो तो पिछला साल था, मैं तो भूल भी गया, तुम भी उसे भूल जाओ, मैं अब ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन रियो मानने को तैयार नहीं होता और वो कहता है कि मैं तुम्हें दवाई एक ही शर्त पर दूंगा, अगर तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो तो। अब काइजाकी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और रियो भी अब उसके साथ चलने वाला है। फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है और उसके बाद हम रियो को देखते हैं जो मेडिसिन्स के लिए अप्लाई कर रहा होता है और तभी वहाँ पर ओनोया उसके पास आकर उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो रियो। तो रियो कहता है मैं मेडिसिन्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ओनोया कहती है वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मेरे पूछने का ये मतलब है कि तुम मेडिसिन्स किस लिए अप्लाई कर रहे हो। तो फिर रियो उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता है और ओनोया कहती है कि फिर तो काइजाकी के लिए अकेले जाना खतरनाक होगा, तुम मेरे लिए भी दवाई ऑर्डर कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन रियो उसे बताता है कि सब्जेक्ट के साथ सिर्फ सपोर्ट को जाने की परमिशन होती है और तुम काइजाकी की सपोर्ट नहीं हो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओनोया कहती है ठीक है, तुम मेरे लिए मेडिसिन्स ऑर्डर मत करना, मैं इसी एज में तुम्हारे साथ चलूंगी। रियो कहता है दो 27 साल के आदमी और एक 17 साल की कॉलेज की लड़की, मैं नहीं चाहता कि कोई पुलिस को बुलाए, इसीलिए तुम रहने दो। उसके बाद हमें काइजाकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो मेडिसिन्स लेकर आया होता है और वो काइजाकी से कहता है तो काइजाकी हमें फिर से 27 साल का होने के लिए 1 घंटे लगेंगे इस दवाई को खाने के बाद, तो हमें तब तक क्या करना चाहिए, क्या हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए ये 1 घंटा बिताएं जो कि इस मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है। तो काइजाकी कहता है ये थोड़ा सा भयानक होगा, लड़ने के बजाय हम चैन से 1 घंटा सो भी सकते हैं ना। तो रियो इसके लिए मान जाता है और वो 1 घंटे बाद का अलार्म लगाने लगता है और काइजाकी से कहता है अगर मैं नहीं उठा तो तुम मुझे उठा देना। अब काइजाकी इस बात से हैरान होता है कि ये अलार्म लगाकर सो रहा है, फिर भी मुझे बोल रहा है कि 1 घंटे बाद उठा देना। तो काइजाकी उसे पूछता है कि तुम सुबह कॉलेज के लिए कैसे उठते हो। रियो कहता है अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं उतनी गहरी नींद नहीं सोता, मैं बैठे बैठे ही सो लेता हूँ। तो काइजाकी कहता है तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हें सुकून कैसे मिलता होगा इस तरह सोने से। तो रियो कहता है मैं खुश हूँ कि हमारा रिश्ता यहाँ तक आ पहुँचा कि तुम्हें मेरी चिंता होने लगी है। काइजाकी कहता है मेरे साथ ऐसी बातें करने से अच्छा होगा कि तुम एक गर्लफ्रेंड बना लो जो रोज तुम्हें सुबह उठाया करेगी, मुझे लगता है ओनोया तुम्हारे लिए सही रहेगी। तो रियो कहता है मजाक मत करो काइजाकी, उसके बारे में सोचकर ही मुझे नींद आने लगती है और तुम उठाने की बात कर रहे हो। और थोड़ी सी बातचीत करने के बाद दोनों दवाई खाते हैं और घोड़े बेचकर सो जाते हैं। 1 घंटा बीत जाता है एंड काइजाकी तो जाग जाता है, लेकिन रियो सपनों की दुनिया में ही खोया होता है। बड़ी मेहनत करके काइजाकी उसे जगाता है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं ग्रेवयार्ड के लिए। ट्रेन के अंदर रियो कहता है काइजाकी हमें पता नहीं चला कि कैसे 4 महीने बीत गए, हम आज 4 महीने बाद फिर से एक एडल्ट के रूप में मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं रियो की बात सच होती है कि टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लोग तो चले जाते हैं, बस उनकी यादें रह जाती हैं। तो आप अपने एक हसीन लम्हे को याद करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद दोनों ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं और काइजाकी उस लड़की के ग्रेव पर बहुत देर तक हाथ जोड़कर खड़ा था। तो रियो को टेंशन होने लगता है कि कहीं फिर से ये अपने होश तो नहीं खो बैठा, इसीलिए रियो उससे पूछ लेता है तुम ठीक तो हो काइजाकी। और काइजाकी उसे कहता है मुझे परेशान मत करो, मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ। और ये सुनकर तो रियो को पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये तो गया। और फिर सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर काइजाकी उस लड़की के साथ जिसका नाम साइकी मिचिरू होता है लंच करने जा रहा होता है।
असल में आज काइजाकी के सेल्स काफी ज्यादा होते हैं और दिनों के हिसाब से, इसीलिए साइकी उसे एक ट्रीट दे रही होती है। काइजाकी को उस लड़की का साथ अच्छा लगने लगा था, क्योंकि जब उसने नया नया ज्वाइन किया था तो उसे लग रहा था कि एक लड़की के अंडर काम करना कैसा होगा, वो भी सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर। लेकिन काइजाकी गलत था। साइकी के सेल्स और किसी एम्प्लॉय के मुताबिक बहुत ज्यादा थे और वो दिल की भी काफी अच्छी थी। काइजाकी अपनी सैलरी से भी खुश नहीं था, क्योंकि वो काम तो बहुत ज्यादा कर रहा था लेकिन उसे काम के बदले एक सेटिस्फाइंग अमाउंट नहीं मिल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ साइकी इस सिचुएशन में भी खुश रहती थी और अपने काम को एंजॉय करती थी। लेकिन बाकी लोग उससे काफी ज्यादा जला करते थे, इसीलिए उसे हर वक्त डांट पड़ती रहती थी। फिर एक दिन इसी तरह जब उसे अपने बॉस से डांट पड़ी थी तो काइजाकी उसे कह रहा होता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें फंसाया गया है। और साइकी को भी सारी बातें पता थी कि उसे फंसाया गया है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है और काइजाकी को भी चुप रहने के लिए कहती है। और वो साथ में ये भी कहती है कि मैं सब कुछ खुद से संभाल लूंगी, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है काइजाकी, तुम अभी सारी चीजें समझने के लिए बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर हम बात करेंगे। लेकिन काइजाकी से ये सब नहीं देखा जाता और आगे का तो आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा। वो सीधे जाकर उन लोगों पर भड़क जाता है जो साइकी को परेशान किया करते थे, लेकिन चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाती हैं और वो लोग साइकी को और ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं और एंड में साइकी सुसाइड कर लेती है। फिर हमें उसके आगे का सीन दिखाया जाता है कि साइकी के सुसाइड करने से कंपनी में किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा होता, सब ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए काइजाकी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उस कंपनी को छोड़ देता है। और काइजाकी को उस कंपनी को ज्वाइन करते हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे एंड ये वही कंपनी होती है जिसका जिक्र हमें एपिसोड 1 में भी देखने को मिला था। और इसी रीजन की वजह से काइजाकी ने अपनी जिंदगी से हार मान ली थी, उसका सोशल कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था। काइजाकी ने लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था और इसी वक्त काइजाकी को टेस्ट सब्जेक्ट 002 के लिए भी कंफर्म कर लिया गया था, जो कि आपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखे ही होंगे। और इस एपिसोड की वजह से आपको स्टोरी थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। उसके बाद काइजाकी प्रेजेंट में वापस आता है और उसे बस पछतावा हो रहा होता है अपने किए पर कि काश वो कुछ ना करता तो आज साइकी जिंदा होती। एंड फिर दोनों घर जाने लगते हैं और उन्हें रास्ते में 2 लोग मिलते हैं जो करंट में काइजाकी के ही ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर काइजाकी को पता लगता है कि उसने जो कदम उठाया था जॉब छोड़ने का वो व्यर्थ नहीं था। अब तक काइजाकी को लग रहा था कि उसके जॉब छोड़ने से ऑफिस में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ऑफिस में उसके चर्चे होने लगे थे कि हाँ, काइजाकी नाम का भी कोई आदमी था जिसने सिर्फ 3 महीनों में ही काम छोड़ दिया था। और वहाँ के बॉस भी उसके और साइकी के बारे में नए लोगों को बताया करता था और सबको साइकी की तरह बनने के लिए कहता रहता था। लेकिन उस कंपनी की हालत अभी भी कुछ खास नहीं होती। ये दोनों भी उस कंपनी में काम नहीं करना चाहते, लेकिन ये कुछ कर भी तो नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के अंदर काइजाकी जितनी हिम्मत नहीं होती कि सीधे जॉब छोड़ दें। और ये दोनों काइजाकी की तारीफ करते हैं और उससे सीधे पूछ लेते हैं कि अभी आप क्या काम करते हो, क्योंकि सिर्फ 3 महीनों में काम छोड़ने से तो किसी का भी रिज्यूमे खराब हो सकता है और कोई दूसरी कंपनी ऐसे आदमी को काम पर नहीं रखेगी। अब काइजाकी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि इन्हें क्या बताऊं, लेकिन काइजाकी उन्हें बताता है कि कंपनी से निकलने के बाद वो इधर उधर भटकने लगा काम की तलाश में, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 महीने में काम छोड़ने का कोई प्रॉपर रीजन नहीं था, इसीलिए कोई भी कंपनी उसे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं थी एंड इसीलिए उसे एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम करना पड़ा। तो दोनों फिर पूछते हैं कि क्या आप अभी भी उसी स्टोर में काम करते हैं। तो अब काइजाकी कुछ और बोलने वाला था, लेकिन पहली बार वो साइकी के पूरे चेहरे को देखता है, मतलब आंखों के साथ, अब तक आंखें नहीं दिख रही थी ना, और अपने मन में देखता है और हिम्मत करके कहता है कि हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं भी पार्ट टाइम जॉब ही कर रहा हूँ और मेरे सभी दोस्त ढंग के काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ। जो सच्चाई थी मैंने तुम्हें बता दिया, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे लेते हो। लेकिन मैं उस जैसे कंपनीज में तो काम नहीं करने वाला, चाहे मुझे पार्ट टाइम जॉब जिंदगी भर ही करना पड़े वो मुझे मंजूर है और मुझे खुशी है कि मैंने वो काम छोड़ा। उसके बाद काइजाकी और रियो घर वापस जाने लगते हैं और दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं और काइजाकी बातों बातों में कहता है कि इस बार उसे अच्छा लग रहा है। इससे पहले जब भी साइकी के ग्रेव पर वो जाता था उसे बस पछतावा होता था, लेकिन इस बार दोनों वर्कर्स से बात कर कर उसे इस बात की खुशी है कि
चलो कंपनी में साइकी के चर्चे तो हैं और उसे कोई भूला भी नहीं, लेकिन यदि उसने वो जॉब नहीं छोड़ा होता तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता और कुछ ही दिनों में सब साइकी के बारे में भूल जाते और लास्ट में दोनों थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।